हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोरा कागज यूपीएससी। आई एम शिवानी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इन क्लासेस में एमपीएससी प्रीलिम्स 2025 साइंस के पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं और ये जो है हमारी क्या है, सेकंड क्लास है। आई होप सो आपने क्या है हमारी फर्स्ट क्लास देख ली होगी। इफ़ नहीं देखी है तो उसे देखिए, क्योंकि इस क्लास को देखने से पहले इफ़ आप वो क्लास देख लेते हैं ना, तो क्या रहेगा ना, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि वहाँ मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर दी हैं कि हम साइंस के पीवाईक्यूज क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं और किस तरीके से आपको वो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। माइक्रोपोरोजेनेसिस इज रिफर्ड टू अस, मतलब लघु विजाणु जनन को इस प्रकार संदर्भित किया जाता है। देखिए साइड में हमने अपने नोट्स की कुछ कटिंग भी लगाई है, जिसमें क्या किया है हमने, जो एमपीएसआई के जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी ऐड किया है और साथ ही साथ उनको ना हमने उनकी डेफिनेशन हो गया, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्या है कवर किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं माइक्रोपोरोजेनेसिस क्या होता है ना। तो जैसे यहाँ लिखा भी है कि पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइक्रोपोरोजेनेसिस कहलाती है। थोड़ा सा हम इसको और डेप्थ में समझ लेते हैं। मतलब जो माइक्रोपोरोजेनेसिस है, लघु विजाणु जनन है, ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो एंथर होते हैं, आपने पढ़ा होगा ये केमिस्ट्री में, जो पराग कोश हैं के अंदर स्थित माइक्रोपोर्स, मदर सेल्स, MMCs, जो कि मियोसिस द्वारा क्या है, हैप्लॉइड माइक्रोपोर्स बनाती। क्लियर हुआ? ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो एंथर पराग कोश के अंदर स्थित जो माइक्रोपोर्स मदर सेल्स होता है MMCs, उसमें मियोसिस द्वारा हैप्लॉइड माइक्रोपोर्स क्या है, बनाती है। क्लियर? और यही जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो आगे डेवलप होके क्या है, पॉलन ग्रेन्स, जो कि परागकण क्या हैं उनको बनाते हैं। तो यही जो प्रोसेस कहलाती है, क्या कहलाती है, माइक्रोपोरोजेनेसिस। तो आप एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। क्या? जैसे कि क्या मैंने सबसे पहले बताया, MMCs, माइक्रोपोर्स मदर सेल्स। क्लियर? फिर उसके बाद क्या, उसके बाद वो कैसे डेवलप होगी, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। तो मियोसिस करेगा हैप्लॉइड माइक्रोपोर्स को और माइक्रोपोर्स डेवलप होंगे पॉलन ग्रेन्स में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? ये है। तो माइक्रोपोरोजेनेसिस तो समझ लिया हमने कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, ये एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रही हूँ आपको, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। ये क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, नाम से ही क्लियर होगा। फिर यहाँ पे एक और दिया है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटीज, तो इसको बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, सिनेगैमी बोलते हैं। आगे एक क्वेश्चन भी मिलेगा आपको इससे रिलेटेड। तो क्या होता है सिनेगैमी, मेल और फीमेल गैमेटीज का क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो ये भी देख लिया हमने। फिर एक और ऑप्शन है पॉलिनेशन, कि पॉलन का एंथर से क्या है, स्टिग्मा तक ट्रांसफर, तो ये कहलाता है हमारा क्या, पॉलिनेशन कहलाता है। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विरामावस्था से छोड़े जाने पर कौन सी अवनत तल पर सबसे पहले पहुंचेगी, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सॉलिड सिलेंडर। कौन सा? सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। ये जो है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ना। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको इसका देखना है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना किसके द्वारा क्या है, स्थित होती है। अब देख लेते हैं कि अल्फा हेलिक्स क्या होते हैं। तो ये ना अब प्रोटीन की ही एक स्पाइरल कुंडली जैसे, मतलब स्पाइरल को कुंडली ही बोलते हैं, जैसा ना एक स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स। क्लियर? तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है राइट आंसर यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियोलस निम्नलिखित में से किस संरचना से बनता है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोलस देख लेते हैं कि होता क्या है। तो जो ये न्यूक्लियोलस है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या है, किसके अंदर मिलता है, ये न्यूक्लियस के अंदर। कैसा स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है।
और इसका जो क्रिएशन है वो होता है NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। मतलब हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पर? फर्स्ट, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके क्या है, सराउंडेड इसका जो होता है फॉर्मेशन या क्रिएशन होता है। क्लियर? तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। तो थोड़ा सा हम ना NOR देख लेते कि होता क्या है। जो आंसर है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। देखिए हमने आपको साइड में भी हमारे नोट्स की कटिंग लगाई है इस क्वेश्चन की। क्लियर? तो NOR जो में ना RNA जीन्स होते हैं, मतलब राइबोसोमल RNA के क्या है, जीन्स पाए जाते हैं NOR में। और इन जीन्स का से जो RNA का ना ट्रांसक्रिप्शन होता है, राइबोसोमल RNA का क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। और इसी एरिया के आसपास क्या बन जाते हैं, ये बनाता है न्यूक्लियोलस। तो ये भी आपको याद रखना है। अब पहला ऑप्शन तो हो गया हमारा। अब हम देखते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होते हैं, ये ना न्यूक्लियोलस से राइबोसोमल सब यूनिट बनते हैं, तो उनको कहते हैं राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको सबको पता है। क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ सेल्स, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। गोल्गी निकाय, तो गोल्गी निकाय क्या होता है, ये ना प्रोटीन्स या लिपिड की जो मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग करता है। कौन? गोल्गी बॉडी। तो मैंने आपको आंसर के साथ साथ सारे ऑप्शंस भी क्या हैं, क्लियर कर दिए हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता की SI यूनिट है। ठीक है, फिजिक्स से यूनिट वाला ये अपना सेकंड क्वेश्चन से आ गया। पहला वर्क की यूनिट थी जो फर्स्ट क्लास ली थी मैंने, उसमें तो क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है, मीनिंग क्या है उसका? तो इसका मीनिंग है 1 kg किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 K बढ़ाने के लिए क्या है, जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है। क्लियर? अब हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि Q इक्वल्स टू पढ़ा है हमने mc∆T। ठीक है, ये पढ़ा है। तो यहाँ पे जो Q है तो वो तो हमें पता है क्या है, ऊष्मा है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और ∆T क्या है यहाँ पर, तो ∆T हमारा है तापमान परिवर्तन, जिसकी यूनिट होती है केल्विन। और C जो है यहाँ पर, हमारी जो C है वो है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? इतना समझ में आया? तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब मुझे C चाहिए है। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/m∆T। तो Q का हमें पता है जूल होता है, और M हमें पता है किलोग्राम, और ∆T का हमें यूनिट पता है केल्विन। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। मैंने आपको निकाल के भी बता दी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का तापीय प्रतिरोध है, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निकालने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हमें पता है जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है R=L/Ka। तो R हमें पता है क्या है, थर्मल रेजिस्टेंट है। क्लियर? और जो L है वो क्या है हमारा, तो L है थिकनेस या लेंथ बोल सकते हैं। और जो A है वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर? और जो K है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, R=L/Ka, और सारी चीज़ें बता दी। तो जो R होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है L की, मतलब थिकनेस के। तो आप यहाँ पे सारे ऑप्शन पढ़िए और फिर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि R क्या है, प्रोपोर्शनल L के। बाकी जो हमारा क्या बचा, K है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब क्या है, इन्वर्सली है थर्मल रेजिस्टेंट के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाने वाला है हमारा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, मोटाई के अनुक्रमानुपाती। मैंने ये भी बता दिया। इनकेस क्वेश्चन में अगर K और A पूछ लेते हमारे, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी या क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछ लेते, तो उस केस में क्या हो जाता, ये इन्वर्सली होते, है ना। तो यहाँ पे हम ऑप्शन जोड़ सकते थे कि A एंड K क्या है, इन्वर्सली रहेंगे रेजिस्टेंट के। क्लियर?
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे ध्रुवीय यौगिक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा SF4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रतिरोधक 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या है। अब आपने फिजिक्स में दो कनेक्शन पढ़े होंगे इसके, एक पैरेलल और एक सीरीज। तो यहाँ पर बात चल रही है किसकी, पैरेलल की चल रही है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है फिजिक्स में 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। अब यहाँ पर R1 इक्वल्स टू 3 ओम और R2 इक्वल्स टू 6 ओम होता है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ को, तो क्या हो जाएगा कि 1/r इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्या है, 2 ओम हो जाएगा। क्लियर। इसको आपको सॉल्व करना, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन लास्ट क्लास में भी इससे क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक भी। अब जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, अब प्रोजेस्टेरॉन ना एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर में ना कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, अवेलेबल होता है। और जब ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कार्बन चेन या रिंग के बीच में होता है, तो उसे बोलते हैं कीटोन कहते हैं। क्लियर हुआ, कीटोन कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कीटोन। क्लियर। और इसमें ना मेनली 2 कीटोन ग्रुप भी पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई L और द्रव्यमान M वाली एक पतली छड़ को इसकी लंबाई के लंबवत अक्ष के चारों ओर इसके केंद्र से होकर घुमाया जाता है। इसका जड़त्व आघूर्ण, व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए इनर्शिया में हमारी ये जो सेकंड क्लास है साइंस की, इसमें भी क्वेश्चन आया है, और जो फर्स्ट क्लास थी उससे भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये टॉपिक भी क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से क्या है, रिपीट हो रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। हमको दिया क्या क्या है, हमको दिया है क्या है, रॉड की लेंथ दी है लेंथ, और साथ ही उसका मास दिया है, मतलब द्रव्यमान दिया है। और बोल रहे हैं कि जो एक्सिस रॉड के सेंटर से होके जाती है, कहाँ से जा रही है, सेंटर से होके जाती है। तो जब एक्सिस रॉड के क्या लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बोला, इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। तो इसके लिए जो इनर्शिया होगा हमारा वो हो जाएगा 1/12 ml²। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर एक्सिस की जो पोजीशन है वो रॉड के सेंटर से परपेंडिकुलर है, तो वहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा 1/12 ml²। और इफ़ रॉड के एंड से परपेंडिकुलर है, मतलब उसके अंत से, तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ml²/3। ठीक है। तो ये आपको यह है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायस को उसके घटक द्रवों में किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीकरण। क्लियर। अब यहाँ पे इमल्शन होता क्या है ये पहले बताते हैं। तो जो इमल्शन है हमारा, मतलब पायस, वो 2 ऐसे लिक्विड्स का ना मिक्सचर होता है जो जनरली आपस में क्या है, मिलते नहीं है, वो मिलेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे दूध में अगर हम फैट ड्रॉपलेट्स डालें तो वो मिलेंगी नहीं। क्लियर। अब जो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है अपकेंद्रीकरण की, इसमें ना मिक्सचर को बहुत फास्टली मतलब घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है। इससे क्या होता है, तो इससे जो अलग अलग डेंसिटी वाले कंपोनेंट जो हैं वो अलग हो जाते हैं, जिन कंपोनेंट के अलग अलग घनत्व वो रहता है, ठीक है, तो वो अलग हो जाते हैं। इसलिए जो है जो फ्यूगेशन है के थ्रू इमल्शन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स को क्या है, हम अलग कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल अक्ष के समानांतर एक अभिसारी लेंस में, ठीक है, प्रवेश करने वाली किरण लेंस के दूसरी तरफ से होकर गुजरती है।
ठीक है। तो देखो, जो उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, वो पैरेलल लाइट रेज को क्या है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं? फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोकल पॉइंट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फोकल पॉइंट, केंद्र बिंदु हो जाएगा। अब और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि फोकल पॉइंट तो बता दिया, जहाँ पैरेलल रेज क्या है, मिलेंगी। फिर फोकल लेंथ क्या होती है? तो जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और एक और ऑप्शन है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो इसमें ना जो स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड होता है, ये किससे रिलेटेड होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, तो जो स्फेरिकल सरफेस उससे रिलेटेड होता है। क्लियर? आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस एफ के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है। अब सबसे पहले आपने ये फिजिक्स में जो ये इमेज बनने वाली कंडीशंस होती हैं कि इसको इसके बीच में रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी, ठीक है, तो ये कंडीशंस आपने पढ़ी होंगी। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं बात कि जो कॉनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ फोकस के बीच में रख रहे हैं तो तब क्या होता है। तो उसकी कंडीशन ये होती है कि जो इमेज होती है ना, एक तो वो सी मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बियॉन्ड बनेगी, पहली कंडीशन। दूसरा, उसका जो नेचर है वो क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और जो साइज होता है वो इनलार्ज होता है। अब इन पॉइंट में आप देखिए कि ये सारी कंडीशंस कौन सा पॉइंट फुलफिल कर रहा है, देखिए आप खुद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इट इज रियल, इनलार्ज एंड लोकेटेड बियॉन्ड सी। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही द्विध्रुव आघूर्ण क्रम ज्ञात कीजिए। फाइंड द करेक्ट डायपोल मोमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो इसका जो राइट तो ये टफ क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड ग्रेटर देन मिथाइल ब्रोमाइड ग्रेटर देन मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर? तो इसका मीनिंग है जो मिथाइल क्लोराइड है उसका जो डायपोल मोमेंट है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण है, वो सबसे ज़्यादा है, और जो मिथाइल आयोडाइड है उसका क्या है? सबसे कम है डायपोल मोमेंट। अब क्यों होता है? तो जो क्लोरीन है ना उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो मिथाइल क्लोराइड में ना चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए उसका जो डायपोल मोमेंट क्या है वो भी सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया जाने वाला पहला मानव हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन है। ये देखिए हमने हमारे नोट्स में ये चीज़ें कवर की हैं, यहाँ पर PYQs के साथ साइड में कटिंग लगी हुई है, तो आप इनको भी देखते चलिएगा। ये क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है। अब इंसुलिन हमें पता है क्या होता है इंसुलिन। तो ये क्या है? एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि जो पैनक्रियाज है मतलब अग्नाशय है उसकी बीटा सेल द्वारा क्या होता है? जनरेट मतलब बनाया जाता है। और काम भी हमको फंक्शन भी पता है क्या है? जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसको कंट्रोल करता है। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे बात चल रही है हमारी किसकी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बनाया गया है ह्यूमन हार्मोन, ठीक है। तो वो कैसे बनाया गया है? तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ना जो ह्यूमन इंसुलिन है उसके जीन को बैक्टीरिया है ई कोली उसमें डालकर क्या है? इंसुलिन जो है बनवाया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक और एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा,
फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन जो है वो ह्यूमेलिन है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फेलिंग का घोल निम्नलिखित में से किस शर्करा की उपस्थिति का पता नहीं लगा सकता है? सबसे पहले आपको फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है ना। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन है ना, इसका यूज़ जो रिड्यूसिंग शुगर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। आप बोलेंगे मैम अब ये जो रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? तो ये भी एक शुगर ही है जिसमें क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप CHO। ये सब ना केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हैं, इफ़ आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी और जो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपको वो चीज़ें आपकी क्लिक होते जा रही होंगी। क्लियर है ना? अब ऐसा नहीं ना मैं चैप्टर्स वाइज पढ़ाने लगूँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका मैं कॉन्सेप्ट और बेसिक इन्फॉर्मेशन देते चल रही हूँ। क्लियर? तो क्या बोला मैंने कि जो रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या होती है, शुगर होती है जिसमें जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप CHO या ऐसा फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है जो दूसरे पदार्थ को क्या करता है, रिड्यूस करता है, मतलब कम करता है। इसी कारण से क्या होते हैं ये जो फेलिंग सॉल्यूशन हो गए, और एक और सॉल्यूशन होता है वेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उसको भी क्या है, रिड्यूस करती हैं। क्लियर? इतना समझ में आया कि फेलिंग सॉल्यूशन होते क्या हैं? सिंपल सा जो रिड्यूसिंग शुगर है होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। एक तरीके से ये टेस्ट है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से फेलिंग जो सॉल्यूशन में शुगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ग्लूकोज की भी कर लेता है, लैक्टोज की भी एंड माल्टोज की भी। बचा क्या हमारा यहाँ पर, हमारे पास बचा सुक्रोज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सुक्रोज है, क्योंकि ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज ये इनके सारे फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव हैं और जो सुक्रोज है इनके नेगेटिव हैं। ठीक है? क्योंकि जो सुक्रोज है, यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन मिली आपको, ये क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि क्या है इसमें ना ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज के दोनों एनोमेरिक कार्बन आपस में क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू क्या है, कनेक्ट होते हैं। किसमें? सुक्रोज की बात चल रही है। इसलिए इसकी जो फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप क्या है इसमें अवेलेबल नहीं होता है, और इसीलिए ये जो है ना फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। दैट्स द रीज़न। क्लियर? समझ में आया आपको? एक बार और क्लास बैक करके देख लीजिएगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से परमाणु द्रव्यमान की सही इकाई कौन सी है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो है हमारी AMU। फुल फॉर्म क्या है अब इसका? एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? ये है। अब मोल किसकी होती है? तो ये होती है पदार्थ की मात्रा की, है ना। और ग्राम पर ग्राम क्या होते, किसकी होती है? तो नॉर्मल मास की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा कण बड़े कोणों पर क्या हैं, विक्षेपित क्यों हुए? तो ये आपने ये जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है उनका। तो इसके बारे में ना आपको मैं चीज़ें थोड़ा बता देती हूँ। रदरफोर्ड ने क्या किया कि सोने की एक पतली फॉइल है ना, गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की क्या करी, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक बमबारी टाइप की, है ना। अब क्या हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो परमाणु का नाभिक है, न्यूक्लियस, वो भी क्या है, पॉजिटिव होता, आवेशित होता है ना। इसलिए हमें ये भी कॉन्सेप्ट पता है अट्रैक्शन और रिपल्शन का। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा है हमने। इसलिए जब कोई अल्फा पार्टिकल्स जो है वो नाभिक के बहुत नियर से गुजरता है, तो जो अल्फा पार्टिकल्स और नाभिक में पता पॉजिटिव हैं, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है। इसलिए जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, उनके कण अल्फा कण होते हैं, वो अपने रास्ते से क्या है, मूव कर जाते, मुड़ जाते हैं। और बहुत बड़े, बहुत क्लोज अगर इफ आ जाता है तो वो एक बड़े कोण से क्या है, डिफ्लेक्शन हो सकता है। यही एक रीज़न है। तो ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं, सेम चार्ज, रिपल्शन हुआ, अल्फा एंड न्यूक्लियस दोनों का में क्या होगा, बड़ा डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, धनावेशित नाभिक के प्रतिकर्षण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्रिया सिनगैमी को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अभी ये क्वेश्चन हमने क्या है, आगे देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, है ना, वहाँ पर हमने
इस चीज़ को मतलब मैंने बताया था और बोला भी था कि आगे ये क्वेश्चन क्या है हमें देखने मिलेगा। तो सिंपल सा इसका राइट आंसर है फ्यूजन ऑफ गैमेटीज, है ना, युग्मकों का क्या है, संलयन, ये कहलाता है हमारा सिनगैमी, इसको बोलते हैं। और डीपली अगर बोलें तो मतलब ये ऐसी प्रोसेस होती है सिनगैमी जिसमें जो मेल गैमेटीज होते हैं और फीमेल गैमेटीज क्या हैं आपस में मिलते हैं, फिर उससे जायगोट बनता है, युग्मनज, ठीक है, जो आगे यही आगे चल के क्या, जो जायगोट है यही आगे चल के बनता है भ्रूण, एम्ब्रायो का क्या है निर्माण करता है। ऐसी ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी पिंड को उठाने में किया गया कार्य निर्भर करता है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण, अगर हम ग्रेविटी के अपोजिट कोई वर्क करते हैं तो वो वर्क होगा क्या, तो वो होता है W=mgh, जहाँ पे m मास होता है, g जो होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है और h क्या है हमारी हाइट है, ठीक है, ये है। इसलिए जो वर्क है वो मास और हाइट क्या है दोनों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप खुद ही अब लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मास एंड हाइट। क्लियर क्यों हो जाएगा ये भी बता दिया। अब एक और एग्जाम के पर्सपेक्टिव ये पॉइंट भी याद रखना, जो टाइम है ना, ये वेग जो हमारा है ना और त्वरण, इन पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता है। तो टाइम के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब वर्क का पूछ लिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु कोशीय वायु को बाहर छोड़ा जाता है कहलाती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या कहलाती है, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, पल्मोनरी वेंटिलेशन, फुफ्फुसीय वेंटिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुर्दे को हवा देना, पल्मोनरी वेंटिलेशन देना। क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फिजिक्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सॉरी बायो में, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन वाली जो वायुमंडलीय हवा है उसको लंग्स से अंदर लेते हैं तो उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, मतलब सांस लेना। और जब हम CO2 युक्त हवा को फेफड़ों से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। इनहेल एक्सहेल की प्रोसेस पढ़ी होगी आपने, मतलब सांस छोड़ना। और इन दोनों प्रोसेस को मिला के क्या होता है, वो को बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी। तो सिंपल सा पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब हवा का लंग्स में आना जाना, इनहेल एक्सहेल होना। क्लियर। अब और जो पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो क्या होता है डिफ्यूजन, तो इसमें ना जो एल्वियोली होता है, एल्वियोली पता है आपको क्या होता है, पता होगा जी, लंग्स के अंदर ना प्रेजेंट बहुत छोटे छोटे ना बलून्स जैसी वायु थैलियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं एल्वियोली। तो क्या होता है डिफ्यूजन, तो इसमें ना एल्वियोली एंड जो ब्लड के बीच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, एल्वियोली और ब्लड के बीच में अगर हो रहा है तो वो कहलाएगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है। एक और पॉइंट है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। तो ये क्या होता है, इसमें जो सेलुलर रेस्पिरेशन में कोशिकाएं क्या करती, ग्लूकोज से एनर्जी ATP ना उसमें बनाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्या है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक चलती कार को अचानक रोक दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर, काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए एनर्जी से क्वेश्चन आए हैं, फर्स्ट क्लास में भी थे, पोटेंशियल है ना, और काइनेटिक एनर्जी से, कांस्टेंट से, मतलब एनर्जी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये एनर्जी वाला टॉपिक भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, कन्वर्ट टू हीट एंड साउंड। अब इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी क्यों। क्या होता है, जैसे ही हम चलती हुई कार में एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 12mv²। ठीक है। अब जैसे ही हमने सडन ब्रेक लगाया, रोकते हैं, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होकर 0 हो जाएगी। क्लियर। अब 0 हो गई, इसलिए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, वो भी एंड हो जाएगी। बट जो एनर्जी है ना, वो नष्ट नहीं होगी, क्योंकि हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़े हैं। तो वो जो एनर्जी है, जो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में। हीट एनर्जी कैसे, जैसे ब्रेक टायर्स
और जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। और अब जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे तो घर्षण होगा, उससे आवाज़ आएगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, साउंड एनर्जी में। इसलिए यहाँ पे क्या है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा कन्वर्ट टू हीट एंड साउंड, या ऊष्मा और ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे इट डिसअपियर्स, या गायब हो जाती है, ये भी गलत है। और बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट, तो ये भी हमारा पॉइंट क्या होगा, गलत होगा, इसलिए क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। तो यहाँ पर हमारे क्या हैं सारे को, मतलब जो इम्पोर्टेंट PYQs थे इस क्लास के, वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।